नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज सारे देश में कल जो विमान हादसा हुआ उसके बारे में ही चर्चा चल रही है। हमारी सरकार ने भी चुपचाप उस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें कई बार सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा हादसा दुनिया में पहली बार क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण हो सकते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि ड्रीम लाइनर 787 जो हवाई जहाज है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई जहाज है और आज तक उसका कहीं भी इस तरीके का दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई खबर नहीं है। पहली बार हिंदुस्तान में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है और वो भी इस तरीके से कि 20 सेकंड के अंदर वो टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करके वो तकरीबन 800 फीट की हाइट पे जाता है और उसके बाद पायलट उसको पूरी कोशिश करता है कि वो और ऊंचाई पर ले जाए, पर वो हवाई जहाज नहीं जाता, बल्कि उसके लैंडिंग गियर खुल जाते हैं और वो हवाई जहाज शनै 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 नीचे की ओर आने लगता है और 20 से 30 सेकंड के अंदर वो अहमदाबाद के एक बस्ती में जाकर गिर जाता है। सुना कहा यह जा रहा कि वहां भी सैकड़ों लोग मरे हैं, पर अभी तक 25 से 27 लोगों की पुष्टि हुई है। 242 लोग जो उसके अंदर थे, उसमें से 241 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। मात्र एक व्यक्ति उसमें जिंदा बचा। ये भी एक सवाल पैदा करता है कि वो कैसे बचा। हम इसको नॉर्मल हादसा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो हमारे देश ने पाकिस्तान की गद की, जिससे वो घायल सांप की तरह यहाँ वहाँ लौट रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी संस्था ISI बहुत ही शांति से बैठी होगी। अभी चंद दिन पहले की ही बात है कि इन्होंने अमेरिका के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान में एक सीक्रेट बैठक की। उसके बाद एक डायना करके जो अमेरिकन लेडी है, उसने अपने ट्वीट में 9 तारीख को लिखा, इसी महीने की 9 तारीख को, कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा विमान हादसा होने जा रहा है, ऐसी खबर है। इसके बावजूद हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। बाद में उस लेडी के बारे में, डायना के बारे में पता किया गया तो वो FBI और CIA के लिए ही काम करती है और उसने ये भी दावे से कहा कि पाकिस्तान के जो मुनीर है, तथाकथित फील्ड मार्शल, और अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने बैठक की हिंदुस्तान में बड़े हादसे को अंजाम देने की। इसके पीछे एक और भी रीज़न हो सकता है कि इंटरनेशनल जो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां, उनमें स्पर्धा होती है और जो बोइंग 787 है ड्रीम लाइनर, ये बहुत ही सक्सेस हवाई जहाज माना जा रहा था, तो इसको अनसक्सेस कैसे दिखाया जाए। ये सारी बातों को मैं पीछे रखते हुए पाकिस्तान को सबसे आगे रखता हूँ। पाकिस्तान ने जिस तरीके से चोट खाई, वो चाहता था कि, वो जानता है कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट दुख देना चाहता है। इसलिए उसने जब हमला भी किया था हिंदुस्तान पर, तब उसने गुजरात को मेन टारगेट बनाया था कि उसको मालूम था कि हम गुजरात पे हमला करेंगे तो गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वो हट होंगे। हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, ये दोनों गुजरात से आते हैं और इसीलिए हमें डाउट है कि गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट, जो कि सबसे सुरक्षित 3.5 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट है, इसमें इस तरीके का हादसा कैसे हुआ। इसके पीछे पक्का कोई ना कोई षड्यंत्र है। अगर आपने देखा हो, पहला शक जो मेरा जाता है कि पहले एक नॉर्मल वीडियो वायरल हुआ इंस्टा पे और यूट्यूब पे, जिसमें इस हादसे के बारे में दिखाया गया कि हवाई जहाज ने रनवे पे दौड़ रहा पे टेक ऑफ किया और थोड़ी ऊपर गया और जाके बस्ती में गिर गया और चारों तरफ आग ही आग फैल गई। बहुत ही अमेच्योर वीडियो था। उसके बाद एक बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो आया, जिसमें क्लियरली एक ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के इसको शूट किया गया कि रनवे में किस तरीके से ये फ्लाइट नंबर 171 रन कर रही है और उसके बाद ये टेक ऑफ करते हैं और 20-25 सेकंड के बाद ये हवाई जहाज शनै शनै गिरने लगता है। कैमरा उसको फोकस करके उसका पीछा कर रहा है, जबकि इतने प्लेन वहां से उड़ते हैं अहमदाबाद से, पर इस पर्टिकुलर रील को बनाया गया, वो गिर रहा और गिरा और तबाही मच गई, आग धुआं ये हो गया। ये सारी ये जो रील हो रही वायरल हो रही, जैसे किसी व्यक्ति ने इस इंसिडेंट को होने का जो
समय और घटना है इसको रिकॉर्ड करने की ठानी थी, ये बताने के लिए ये कैसे हुआ, वरना ये इतना वायरल नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि ये वीडियो किसने बनाया इसकी जांच होना चाहिए, और उसको इसी दुर्घटनाग्रस्त प्लेन के रील बनाने के लिए किसने प्रोत्साहित किया। तो पहली बात हो गई कि साहब पाकिस्तान को गुजरात में या दिल्ली में ये हादसे करके ज़्यादा मज़ा आता, और वही हुआ कि गुजरात के अहमदाबाद में इस तरीके की घटना हुई। और ये उस समय हुई जब उधर के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी भी उस प्लेन में थे। आप देखिए कि गुजरात, हवाई जहाज, उसका इतना खूबसूरत वीडियो, ये सारी चीज़ों के पीछे षड्यंत्र का भू आता है। एक और बात आपको बताना थी, हमारे देश की जो सर्वशक्तिमान एक संस्था है जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आम जनता किसी को भी नहीं समझती, वो है न्यायपालिका। इसका एक कार्य आपको बताते हैं। जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो सबसे पहले टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। टर्की को सबक सिखाने के लिए हमारे बुद्धिमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टर्की को जो एक ठेका दिया गया था परसों से कि वो हिंदुस्तान के सभी एयरपोर्ट्स में जो ग्राउंड ड्यूटीज होती हैं, माने हवाई जहाज का रख रखाव, उनका मेंटेनेंस, ये वो कंपनी करती थी, उसको निरस्त कर दिया। माने उन्होंने इसलिए निरस्त किया कि सुरक्षा देखते हुए दुश्मन देश अगर हमारी हवाई जहाज की सुरक्षा कर रहा तो वो हमें नहीं लगता कि वो सुरक्षित होगा हमारे देश के लिए। उन्होंने टर्की के इस ठेके को कैंसिल कर दिया। सौभाग्य और दुर्भाग्य देखे कि टर्की की वो कंपनी हमारे न्यायालय जाती है और एक हाईकोर्ट प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच के तहत लिए गए निर्णय को कैंसिल कर देती है और टर्की की उस कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए कहती, जो आज भी हमारे देश में हमारे देश के सारे हवाई जहाजों का मेंटेनेंस कर रही है। आप सोच सकते हैं कि दुश्मन के हाथ में आप अपनी सुरक्षा देने के बाद सुरक्षित रह सकते हैं। टर्की पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है हमारा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को सहयोग ना करे तो पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ सोच भी सके। इस समय अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपको एक बात और बहुत अच्छे से मालूम होगी कि जो परमाणु बम अभी तक पाकिस्तान चिल्लाता था कि वो परमाणु शक्ति वाला, उसके बाद परमाणु बम है, 100 ग्राम के हैं, 200 ग्राम के हैं, 2 किलो के हैं, जो भी बकवास करता था वो इसलिए करता था कि उसको परमाणु बम के बारे में मालूम ही नहीं है। एक्चुअली वो सारे बम्स अमेरिका के थे। वो जो रनवे था उस पर अमेरिका ने कब्जा करके रखा था, कर्जा दे दे के, और अपने बम वहां पे सुरक्षित रखे थे ताकि कभी वक्त पड़े तो रूस, चाइना और इंडिया पे वो इस्तेमाल कर सके। ये खबर नरेंद्र मोदी को थी, पर चूंकि अमेरिका ने ये नहीं बताया था कि ये सारे बम्स उसके हैं, तो नरेंद्र मोदी साहब ने उसको पाकिस्तानी मानते हुए, जानते हुए ये कि ये अमेरिका का है, पर जो सार्वजनिक था कि पाकिस्तान का है करके उसके मुहाने बंद कर दिए ब्रह्मोस मिसाइल मार के। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? अमेरिका का, क्योंकि वो सारे बम जिसके लिए हल्ला करता था पाकिस्तान हमारे पास परमाणु बम है, वो कुछ जानता ही नहीं परमाणु बम के बारे में। एक्चुअली वो अमेरिका के थे और उनको ध्वस्त कर दिया हमारे बहुत ही शार्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारी सेनाओं ने। देखिए, लोग कहते हैं कि साहब सेनाओं का यश प्रधानमंत्री ले रहा है। किसी भी सैन्य अधिकारी में हिम्मत है क्या कि वो बगैर प्रधानमंत्री के आदेश के अटैक कर दे, एक गोली भी चला दे? नहीं ना। जब प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे इसके पहले वाले, तो इसी सेना को लोग जूते से, बैट से कश्मीर में मारते थे ना। और आज प्रधानमंत्री ने छूट दी है, प्रधानमंत्री ने दिशा दी है, निर्देश दिया है, तभी जाके सेना ने पाकिस्तान का ये हाल किया ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नहीं हुआ? सब कुछ जो हो रहा प्रधानमंत्री के हो रहा, देश बदल रहा, उनके नेतृत्व में बदल रहा। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया बहुत ज्यादा। और जो F-16 खड़े हुए थे और अमेरिका के और जो चाइना के विमान खड़े हुए थे, उनको भी नकारा साबित कर दिया। चाइना का दिया हुआ जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको नकारा कर दिया। ये सारे विश्व की जो ताकतवर देश हैं, ये सभी हमारे देश से नाराज थे। ये कुछ ना कुछ तो करना चाहते थे, और ऐसा करना चाहते थे जो परोक्ष हो। इसमें एक बात और कही जा रही है कि किसी भी हवाई जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो चाइना में है।
पर ये सिर्फ टेक ऑफ के समय या लैंडिंग के समय हो सकता है, जब सारी मशीनें खुली होती हैं। एक शक ये भी जा रहा है कि चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी से, पाकिस्तान के सहयोग से, टर्की की मदद से इस प्लेन के इस क्रैश को मैंने वो दिया, अंजाम दिया। दूसरी बात आती है कि पाकिस्तान खुद जला भुंजा बैठा हुआ था। मुनीर ने अभी अफगानिस्तान में साजिश की जो एक योजना बनाई, उसके तहत हुआ। तीसरा, अमेरिकन FBI और CIA के लिए काम करने वाली जो मिसेस डायना ने जो ट्वीट किया 9 तारीख को, उसमें उन्होंने बताया कि बहुत जल्द पाकिस्तान और अमेरिका और अफगानिस्तान के सहयोग से हिंदुस्तान में एक हवाई हादसा होने वाला है। ये सारी चीजें इस तरफ इंगित करती हैं कि जो अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये एक मामूली दुर्घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो इस पायलट इस प्लेन को चला रहे थे, उनके पास 8,500 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट था। इवन वो ट्रेनर थे, पायलट्स को ट्रेनिंग देते थे। अब इसमें एक और बात ट्विस्ट करती है। एक बच्ची लेट हो गई, फ्लाइट 1:10 पे उसके दरवाजे बंद होने थे, वो 1:20 पे पहुंची, उसको एंट्री नहीं मिली। आज वो ये ईश्वर का शुक्रगुजारी मना रही है कि उसकी जान बच गई, भगवान ने उसको बचाना था, इसलिए उस प्लेन में एंट्री दे दी। वहीं दूसरी तरफ एक मिस्टर रमेश हैं, वो इस जलते हुए आग के गोले वाले हवाई जहाज से, जिसके अंदर 900 टन 90 या 900 टन लाइक सेम फ्यूल था, वो जलते हुए गोले से वो बाहर जिंदा निकल आया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब प्लेन अचानक नीचे गिर रहा हो, हाहाकार मची हो, तब वो जाए और प्लेन का दरवाजा खोले, जो कि बहुत ताकत से खुलता है, उसका लॉक खोले और उसके बाद प्लेन से कूद जाए और जिंदा बच जाए? क्या ये पॉसिबल है किसी आदमी के लिए? ये जो हमारे यहाँ विदेशों की फिल्में दिखाई जाती है, जिसमें बड़े बड़े हीरो होते हैं जो ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाते हैं, उस तरीके की कहानियों में तो हो सकता है। ये व्यक्ति ब्रिटिश मूल का हिंदुस्तानी है, इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। 242 लोगों में मात्र एक ये व्यक्ति जिंदा बचा। और बुद्धि देखिए क्या बोलता है कि साहब गेट खोल के मैं कूदा और बच गया। साहब ये गेट खोल के कूदता तो मरता, अगर ये अंदर होता तो मरता। इसका जिंदा बचना भी टेक्निकली जांच का विषय है। वो वीडियो किसने बनाया जिसमें पूरा रनवे से टेक ऑफ करते हुए फ्लाइट जब तक गिरी नहीं, कैमरा उसका पीछा कर रहा था, उस व्यक्ति की भी जांच होना बहुत जरूरी है। और जो मिस डायना ने लिखा अमेरिका की एक्स पर 9 तारीख को लिखा और 12 तारीख को ये हादसा हो गया। उन्होंने कहा, अपने ट्वीट पे लिखा कि बहुत जल्द 2-4-6 दिन के अंदर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी हवाई दुर्घटना होने वाली है, जिसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलके वो करेंगे। ये सारी चीजें क्या इंगित करती हैं? यही इंगित करती है ना कि ये सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय चाल है। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे पाकिस्तान और अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका का नुकसान नूर खान एयरवेज में मोदी कर चुके हैं। उसने नहीं बताया कि उसका है, मोदी ने जानते हुए भी ये नहीं बोला कि उसका है, और उसको फोड़ दिया। सारे परमाणु बम जिनकी दहशत पाकिस्तान हर समय हिंदुस्तान को देता था, वो पूरी तरह से खत्म हो गए। वो सारे परमाणु बम उसी जमीन में जमींदोज हो गए। तो अमेरिका का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का ये नुकसान हुआ कि उसके घर में उसके तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने मारा। और चाइना का ये नुकसान हुआ कि उसकी पूरी जो एयर डिफेंस सिस्टम थी, उसको हमारी वायुसेना ने नकारा कर दिया। ये सभी दुखी बैठे थे। इनका लक्ष्य था कि नरेंद्र मोदी को उसके दिल दिमाग से तोड़ना है। यह हादसा कहीं और होता तो शायद इमोशंस कुछ कम होते हैं, पर जिस तरीके से गुजरात और उसमें अहमदाबाद और रूपानी साहब को उसमें बैठना और फिर उस प्लेन को क्रैश करना, ये दर्शाता है। फ्रांस से ये हवाई जहाज चला था, सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली से चल के ये अहमदाबाद पहुंचा और अहमदाबाद से जा रहा था फिर से लंदन। जब वे फ्रांस से दिल्ली आया ठीक था, जब ये दिल्ली से अहमदाबाद आया तो इसकी हालत ये खराब थी कि अंदर एसी नहीं चल रहे थे और सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि साहब बहुत मुश्किल जा रही है इसमें। उसके बाद
जो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स और कर्मचारी थे उन्होंने अहमदाबाद में उसको फुल चेक किया और सर्टिफाई किया कि ये प्लेन बिल्कुल ठीक है। अगर ये प्लेन बिल्कुल ठीक था, उस सर्टिफिकेशन के तहत हमारे पायलट जो सबरवाल साहब हैं उन्होंने फ्लाइंग शुरू की, और जब वो मुश्किल से 800 फुट ऊपर गए, उनके दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि जो भी षड्यंत्र हुआ वो दिल्ली और अहमदाबाद के एयरपोर्ट में हुआ। आज हम आम जनता है, हम कह रहे हैं आने वाले कुछ समय बाद सरकार भी इस बात को स्वीकार करेगी और ये षड्यंत्र सबके सामने होगा। बहुत दुखद था, बहुत दुखद है, जीवन भर याद रहेगा। विश्व में ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जो हमारे यहाँ हुई। पर देश के दुश्मनों, ये मान के चलना, अगर 28 लोगों को पहलगाम में तुमने मारा था तो नरेंद्र मोदी और हमारे देश की सेना ने तुम्हारा क्या हाल किया। आज तुमने 243 लोगों को मारा है। अपने अंजाम का इंतजार करो, बहुत जल्दी मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।